बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 33 किस्तें सुन चुके हैं और अब 34वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। आँख किसी हॉस्पिटल में नहीं खुली थी जिसकी दीवारें सफ़ेद हों, जिस्म के नीचे आरामदेह बिस्तर हो, नज़दीकी तीमारदार नर्सें हों और नरम लहजे से मसीहाई करने वाले डॉक्टर हों। ऐसे हालात में कम अज़ कम ज़हनी हालत ही दुरुस्त होती है, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी। खुरदरी, यखबस्ता ज़मीन, वैरान और तारीक माहौल और सर्द हवाएं करीब ही किसी की कराह सुनाई दी और जहन जाग उठा। आवाज़ शनासा थी। मैंने हाथों को जंबश दी तो आवाज़ अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर गई। कौन? रिचर्ड की आवाज़ की शिनाख्त में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं हूँ रिचर्ड। खुदा का शुक्र है तुम जिंदा हो। क्या तुम भी जिंदा हो? मैं तकलीफ के बावजूद शगुफ्तगी नहीं खो सका था। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। और वासुदेव? मैंने बेख्तियार पूछा। वो फरार होने में कामयाब हो गया, रिचर्ड ने अजीब से लहजे में कहा। क्या वाकई? मगर कैसे? मैंने तमस्कराना अंदाज में कहा। उस जल्दबाज ने अपना मंसूबा ही बदल दिया था। कैद खाने से फरार होने में नाकाम रहकर वो इस दुनिया ही को छोड़ पाका। रिचर्ड की आवाज में तासिफ था। मैं उसके अल्फाज पर सकते में रह गया। रिचर्ड के अल्फाज का मफहूम समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि उसके पहले अल्फाज पर मुझे हैरत थी, क्योंकि मैंने वासुदेव को खुद गोलियां लगते हुए देखी थी। अगर मजमा इस तरह बेकाबू ना हो जाता और ग्राहम मेरी गिरफ्त में ना होता तो मुहाफिज हम दोनों को भी जिंदा ना छोड़ते। बस हम बच ही गए थे। वासुदेव की मौत ने दिल को शदीद दचका पहुंचाया था। कई मिनट तक मैं कुछ ना बोल सका तो रिचर्ड की आवाज उभरी। क्या तुम वासुदेव का शोक मना रहे हो? तुम्हें उसका गम नहीं? मैंने पूछा। नहीं। ताज्जुब है। हम जिंदा कब थे ढेर खान? जिंदगी तो हमसे मजाक ही कर रही है। क्या जिंदगी इससे कहते हैं जो हम गुजार रहे हैं? हम तो बेबदन रूहें हैं जो जिस्मों के खोल की तलाश में सरगर्दा हैं। इसलिए किसी का सोग नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि इसकी गुंजाइश ही नहीं। ठीक कहते हो। मैं गहरी सांस लेकर बोला। फिर मैंने चौंक कर कहा, क्या रात का वक्त है रिचर्ड? हाँ। क्यों? गहरी तारीकी छाई हुई है, बहुत गहरी। मगर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही। मैंने सोचा कहीं मैं बिनाई से महरूम तो नहीं हो गया। बदन की चोटों का शुमार नहीं, कोई टूट फूट तो नहीं हुई। लगता तो यूं है जैसे बदन का कोई हिस्सा सलामत ना हो। वैसे चेक करता हूँ, मैंने कहा और फिर हाथ पांव हिलाकर देखने लगा, लेकिन खुदा का शुक्र कोई हड्डी नहीं टूटी थी। तब मैंने कहा, मैं ठीक हूँ और तुम? बेचारों ने बड़ी एहतियात से मारा है। मैं भी सही हूँ, रिचर्ड ने कहा और हंस पड़ा। उसके बाद हम थके थके अंदाज में खामोश हो गए। मैं अपने ज़हन को चोटों की तकलीफ से आज़ाद रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खामोश होने से अंदाजा हुआ कि इस तरह चोटों की तकलीफ बढ़ जाती है। तब मैंने रिचर्ड से कहा, हमारे लिए मरहम पट्टी वगैरह का बंदोबस्त भी नहीं किया और इस तरह यहाँ फेंकवा दिया। ये ताज्जुब खेज बात नहीं है? रिचर्ड चांदला में कुछ न बोला, गालिबन सोच रहा था। फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, मुझे तो पहले भी ये यकीन नहीं था कि यहाँ का कोई आदमी बेगर्द हमारी मदद करेगा, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि मिस्टर ग्राम ने जो कुछ किया वो इसमें मुखलिस थे और हमें इतना मौका भी ना मिलता। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ज़हन नशीन रखना चाहिए कि कोई भी मिस्टर ग्राम पर शक कर सकता है। वो जिस कदर हमारे लिए काम कर सकते थे, इससे ज्यादा खुद उनके लिए भी मुमकिन नहीं था। मैंने रिचर्ड की बात से इत्तेफाक किया। फिर मैंने रिचर्ड से कहा, ये बात तुम कैसे कह रहे हो कि वासुदेव मर गया? जाहिर है मेरे साथ साथ ही तुम्हारी पिटाई भी शुरू हो गई थी। क्या तुम बेहोश नहीं हुए थे? हुआ था, लेकिन बेहोश होने से पहले वासुदेव का हशर देख चुका था। मैं उसके करीब पहुंचने में कामयाब हो गया था। चाहता तो यही था कि उसे कुचले जाने से बचाऊं, क्योंकि वह जख्मी था। लेकिन मैंने जब उसके करीब पहुंचकर उसे देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि सीने पर लगने वाली गोली दिल को छेदती हुई निकल गई थी और वासुदेव इस दुनिया में नहीं था। चुनाचे मैं अपने बचाव की फिक्र में मसरूफ हो गया और उसके बाद बेहोश हो गया। रिचर्ड ने जवाब दिया। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी। सुबह नमूदार हुई थी। फिर दिन की रोशनी के साथ साथ जब सूरज निकला और हमारे पिंजरों में धूप दाखिल हुई तो हमें काफी सुकून महसूस हुआ। दिन की रोशनी में पता चला कि ये वो पिंजरा नहीं जिसमें अमूमन हमें कैद रखा जाता था, बल्कि एक और ही जगह है। ताहम ये भी पिंजरे ही की शक्ल में बनी हुई थी। हमें ज्यादा आराम का मौका नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद 4-5 मुसल्ला आदमी नमूदार हुए। उनके चेहरों पर नफरत के आसार थे। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से घसीटकर हमें इस पिंजरे से निकाला और इसी तरह लिए हुए चल पड़े। अंदाजा दुरुस्त ही था। हमें मिस्टर ग्राम के सामने पेश किया गया था। ग्राम के चेहरे पर खुशूनत के आसार थे। उसने सरसरी अंदाज में हमारे बारे में तफसीलात सुनी। ये सिर्फ सरकारी कार्रवाई थी, वरना वो खुद भी इन तमाम मामलात में बराबर का शरीक था, बल्कि उसकी जिंदगी भी इत्तफाकिया तौर पर बची गई थी। अलबत्ता दूसरे लोगों के सामने उसने हमसे चंद सवालात जरूर किए, मसलन ये कि राइफलें हमें कहाँ से हासिल हुई, लेकिन जवाब में खामोशी के अलावा और क्या हो सकता था। मुआवजा ने 2-4 हाथ भी रसीद किए, लेकिन उसके लिए हम पहले से तैयार थे।
चुनाचे हम दोनों ही उनके हाथ खाकर उसी तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे जैसे बेजान कनी का आलम हो। ग्राम ने उन्हें हुक्म दिया कि मारपीट ना की जाए, क्योंकि बदन पहले ही चोटों से काफी मजरूब है। अगर ये मर गए तो जवाबदेही करना मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ ही उसने हमें सजा भी सुना दी, यानी 3 दिन हमें जेरे इलाज रखने के बाद ब्लैक होल पहुंचा दिया जाएगा। ये इलाज बहुत मामूली नोयत का था और फिर चूंकि कोई गहरा जख्म भी नहीं था, सिर्फ बदन के हिस्से मजरूब थे जिन पर ब्राउन रंग का एक लोशन लगाकर मालिश की गई और पट्टियां बांध दी गई। उसके बाद हमें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, लेकिन ग्राम की कारगुजारियां यहाँ भी जारी थी। बेचारे रिचर्ड के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उसने ये वक्त कैसे गुजारा, लेकिन इस कैद तन्हाई में भी मेरे लिए जिस कदर आसानियां मुहैया हो सकती थी फराम की गई, और खाने पीने की चीजें भी, जबकि ब्लैक होल का मतलब ये था कि जिंदगी जितनी बदतरीन गुजर सके उतनी की जाए। 8 दिन के बाद इस तारीकी से मुझे बाहर लाया गया तो अंदाजा हुआ कि आंखें बसारत खोने लगी हैं। मैं रोशनी में चल फिर नहीं सकता था। इतने तारीक माहौल में वक्त गुजारा था कि बस कलेजा मुंह के रास्ते बाहर आने को तैयार था। एक बार फिर मुझे मिस्टर ग्राम के सामने पेश किया गया और मिस्टर ग्राम ने मुझे नसीहतें करते हुए कहा, आज दोष का ये कैद खाना तुम जैसे कैदियों के लिए कब्रिस्तान ही साबित हुआ है आज तक, लेकिन हमारा उसूल ये है कि कैदियों को 3 बार मौका देते हैं। अगर तुम पहली कोशिश में नाकामी के बाद संभल ना सके तो इस बार तुम्हें 6 माह के लिए ब्लैक होल में बंद कर दिया जाएगा, और 6 माह का मतलब ये होता है कि जिंदा बचना नामुमकिन। चुनाचे मुझे यकीन है कि तुम सुकून से जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगे। मैं खामोश रहा। फिर मुझे नसीहतें करते करते अचानक ग्राम को कोई काम याद आ गया। उसने अपने सामने मौजूद लोगों को इस काम से बाहर भेज दिया, और जब हमें तनाई मिली तो आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें फरार का कोई दूसरा मौका फराहम कर दूंगा, लेकिन कुछ वक्त जरा सुकून से गुजार लेना। इस पहली कोशिश में कामयाबी की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये एक तजर्बाती मरहला था और तुम इसमें नाकाम रहे। मेरी नाकामी की वजह पर रोशनी डाल सकते हैं मिस्टर ग्राम? मैंने सवाल किया। ओह, ये सिर्फ इत्तफाकिया तौर पर ही हुआ है। दूसरे यार्ड का एक कैदी जिसे तुम्हारे मंसूबे का कुछ पता नहीं था, गर्जा से बाहर खड़ा इबादत के मनाजर देख रहा था। यूं ही उसने तुम्हें एक्शन में आते देखा, चारों दीवारों पर मुतय्यन पहरेदारों को खबरदार कर दिया कि कुछ गड़बड़ हुई है। संतरियों ने बुलंद दीवार से छलांगे लगाई और गिरजे के पहलू वाले दरवाजे की सलाखों से फायरिंग शुरू कर दी, और इस फायरिंग का निशाना था तुम्हारा एक आदमी। उसके बाद के हालात का तुम्हें इल्म ही है कि क्या हुआ। मेरे साथी की क्या पोजीशन है मिस्टर ग्राहम? उसके चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि मेरे इक्तदार का वक्त खत्म हो रहा है और अब हमारे दूसरे अफसरान आकर मुझसे चार्ज ले लेंगे। इसलिए मैंने खसूसी रियायत से काम लेकर तुम्हें ब्लैक होल से निकाल कर दोबारा इन्हीं पिंजरों में पहुंचाने का हुक्म दिया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त ग्राम के भेजे हुए आदमी वापस आ गए। उसने अपना रवैया तब्दील कर लिया। उस शख्स ने जो एहसानात मेरे साथ किए थे उनका सिला वाकई मैं उसे नहीं दे सकता था। रिचर्ड को भी इस पिंजरे में पहुंचाया गया जहां मैं मौजूद था, और 8 दिन की शदीद कैद तन्हाई के बाद हम दोनों मिले तो हमारे दिल बहुत मसरूर हो गए। उसके बाद फिर वही कैद और बंद के शबो रोज शुरू हो गए। उनमें कोई तब्दीली नहीं थी। हमें छोटे मोटे काम भी दे दिए जाने लगे थे, जिनमें लकड़ियां काटना, पत्थरों को तराश तराश कर एक मखसूस शक्ल में लाना शामिल था। 10 दिन और फिर 15 दिन गुजर गए। चोटें अब ठीक हो चुकी थी। बेचारे ग्राम की काविशों से हमें ये फायदा जरूर हुआ था कि लोग हमारी कार्रवाइयां भूल गए थे। वैसे भी इस तवील और अरीज कैद खाने में अक्सर इस किस्म के वाकयात होते ही रहते होंगे, इसलिए लोग किसी एक वाक़े को ज्यादा देर याद नहीं रखते थे। ग्राम के बारे में कोई अंदाजा ना था कि उसे यहाँ से तब्दील कर दिया गया था या फिर वो बहुत महदूद होकर रह गया था, क्योंकि इसी दौरान वो हमें नजर नहीं आया था। जब तकरीबन 1 माह गुजर गया तो रिचर्ड कुछ बेचैन होने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल खामोश रहकर बैठ गया है। यूं लगता है जैसे उसे अपनी ये कार्रवाई महंगी पड़ी हो और अब वो तुम्हारे लिए कुछ करने की हिम्मत ना पा रहा हो। क्या कहा जा सकता है? हाँ, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मकसद ये है मेरा कि किसी और पर भरोसा करने से क्या हासिल। यहाँ कुछ कैदी फरार की मंसूबा बंदी कर रहे हैं, उनमें से चंद से मेरी शनासाई भी हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं इस मंसूबे को आगे बढ़ाने में उनका साथी बन जाऊं। मंसूबा क्या है? वो लोग अपने तौर पर तमाम कार्रवाइयां तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने फैसला किया है कि रात के वक्त जेल में नकब लगाकर यहाँ से फरार हो जाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने चंद लोगों को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया है, जिनमें एक इलेक्ट्रीशियन है जो जेल के बाहर लगे हुए ट्रांसफार्मर की बिजली बंद कर देगा, और मेरे जिम्मे वो ये काम लगाना चाहते हैं कि गिरजा के सामने मुतय्यन संतरी को खरीद लूं। हर चंद की ये मुश्किल काम है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल अगर तुम चाहो तो मैं इस सिलसिले में कार्रवाइयां करूं, और अगर मैं तुम्हारी इस कार्रवाई में शरीक ना होना चाहूं तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ खामोश बैठा रहूंगा। रिचर्ड ने जवाब दिया। मेरा दोस्त वासुदेव हमारे और तुम्हारे दरमियान से चला गया।
मैं या तुम उसे जाने से ना रोक सके। क्या यह मुमकिन ना होगा रिचर्ड कि तुम अपने तौर पर इस मर्तबा फरार की कोशिश कर लो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। देखो खान, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मेरे हम मजहब भी नहीं हो तुम, लेकिन हम लोग बहुत छोटे दिल के मालिक होते हैं। जिंदगी हमने किसी भी अंदाज में गुजारी हो, जाहिर है हमें हमारी बुराइयों की सजा मिल रही है, लेकिन जब ऐसे हालात में हम दोस्त बन जाते हैं तो फिर दिल में यही ख्वाहिश होती है कि कम अज कम ये दोस्ती तो निभा दी जाए। अगर तुम इस सिलसिले में तैयार नहीं होगे तो मैं तुम्हारे साथ इसी जेल में सड़ता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मौत ना आ जाए। मैं रिचर्ड की बातों से बहुत मुतासर हुआ। मैंने उससे कहा कि अगर वो इस कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। चुनाचे रिचर्ड ने अपने दोस्तों से हम दोनों के नाम भी इस फरार की कोशिश में शामिल कर लेने की बात कर ली। इस मंसूबे की इब्तदाई तैयारियों में ही काफी दिन लग गए थे। रिचर्ड और दूसरे तमाम लोग अपने काम में मसरूफ थे। रिचर्ड ने गिरजा के करीब मुतय्यन सिपाही से रस्म राह पैदा कर ली थी और उससे कुछ चीजें भी हासिल कर ली थी। इब्तदाई तैयारियों के तौर पर हमने एक छोटी सी यारी की मदद से अपने पिंजरे की सलाखें काटना शुरू कर दी। दूसरों तक इस आवाज को जाने से रोकने के लिए हमारा एक साथी पागल बन गया था और अमूमन जुनून के आलम में वो खाली डिब्बे वगैरह बजाता रहता था। ये डिब्बे इसलिए बजाए जाते थे कि आवाजें बाहर ना जा सके। कैदियों और जेल के अमले ने उसे रोकने की बहुत कोशिशें की थी, मगर वो अपनी हट से बाज ना आया। यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जब हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल करके फरार के मंसूबे पर अमल करना था। रात गहरी तारीख थी, लेकिन सर्च टावरों पर लगी हुई रोशनियां अपने काम में मसरूफ थी। हमारे लिए तमाम इंतजामात हो चुके थे। कैदियों के एक पूरा जत्था फरार के लिए तैयार था। जिस संतरी का यहाँ पैरा था उसे रिश्वत देकर इस बात के लिए तैयार कर लिया गया था कि वो हमसे चश्मपोशी करेगा, लेकिन संतरी ने कहा था कि 3 आदमी फरार होने की कोशिश करें, क्योंकि बैक वक्त अगर बहुत सारे आदमी बाहर निकले तो दूसरे इलाके पर मुतय्यन संतरियों को इसकी इतला हो जाएगी। चुनाचे सबसे पहले मैं, रिचर्ड और योगोस्लाविया के एक शहरी जान हथेली पर रखकर फरार होने के लिए तैयार हो गए। मुकर्रर रात को ठीक वक्त पर इलेक्ट्रीशियन ने अपना काम दिखा दिया और जेल की बत्तियां गुल हो गई। हमने सलाखें पहले ही काट कर तैयार रखी हुई थी और इस अंदाज में उन्हें अपनी जगह रहने दिया था कि बाहर से ये अंदाजा ना हो कि सलाखें कटी हुई हैं। चुनाचे हम चंद ही लम्हों के अंदर अंदर अपने पिंजरे की सलाखें बाहर की सिमत मोड़ दी और एक एक करके बाहर निकल आए। जान मातरू ने रस्सी छत पर फेंकी और उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगा। फिर वो उछलकर 4 दीवारी पर पहुंच गया। उसके बाद मेरा नंबर था। 4 दीवारी पर पहुंचकर मैं रिचर्ड का इंतजार करने लगा। हर तरफ घुप अंधेरा था। दफादन मुझे महसूस हुआ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। फिर किसी के कराने की आवाज आई। खतरे की बू सूंघते ही मैंने थोड़ा सा आगे झुककर वो हाथ थाम लिया। यूं लगा जैसे रिचर्ड खारदार तारों में उलझ गया है। मैंने उसे जिस कदर अपनी तरफ खींचा वो बेचारा उसी कदर कुल बुलाने लगा। कांटे उसके जिस्म को लहूलुहान कर रहे थे। हम दोनों ने इंतहाई कोशिश करके उसे ऊपर खींच ही लिया, लेकिन रिचर्ड के ऊपर पहुंचते ही शायद दूसरे सर्च टावरों में मुतय्यन संतरियों को शक हो गया था। चुनाचे उन्होंने हम पर फायर खोल दिया। रोशनी ना होने की वजह से उन्हें निशाना दिखाई नहीं दे रहा था। हम वक्ती तौर पर महफूज थे। नीचे भी शदीद तारीकी फैली हुई थी और हमें अंदाजा नहीं था कि जिस मकाम से हम कूदने वाले हैं उसकी बुलंदी कितनी है। फायरिंग का रुख इस तरफ भी हो सकता था, इसलिए उससे बचने के लिए हमने छलांगे लगाई। नतीजा जाहिर हो गया। हमारे साथी मातरू की दोनों टांगे टूट गई। मैं भी अपने पांव पर खड़ा ना हो सका। टखनों में शदीद चोट आई थी और रिचर्ड के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी क्या कैफियत थी, लेकिन वो भी कोशिश के बावजूद अपनी कराएं नहीं रोक सका था। मैंने उठने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ कि दोनों टखने मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। या तो इनकी हड्डियां टूट चुकी थी या वो फिर इस तरह मुड़ गए थे कि अब मेरा अपने पैरों पर खड़ा होना मुमकिन नहीं था। मेरे नजदीक ही जान मातरू बेहोश पड़ा था और रिचर्ड अपने बदन को घसीट घसीट कर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। हम अपनी टांगे और घुटने तुड़वाए जेल की 4 दीवारी के बाहर सड़क पर पड़े करा रहे थे और राइफल की आवाज गूंज रही थी। मुहाफिज चारों तरफ भाग दौड़ कर रहे थे। बिलाखिर चंद अफराद हमारे सरों पर भी आ पहुंचे। अगर वो इस कदर फुर्ती ना भी दिखाते तब भी हम बचकर कहां जाते। उठने की तो दिक्कत भी ना थी, रह रहकर दर्द की ठेसें उठ रही थी। महसूस होता था कि रूह जिस्म से खींच रही है। राइफलों की संगीनें हमारे बदन पर आ ठिकी और इलेक्ट्रिक टार्च की रोशनी ने पूरे माहौल को बकाया नूर बना दिया। मैं साकत और जानिब आंखें बंद किए पड़ा हुआ था, मगर जेल के मुहाफिज भागने वालों को बेहोशी के आलम में भी माफ नहीं कर सकते थे। एक कोड़ा मेरी पीठ पर पड़ा और मैं दर्द की शिद्दत से बिलबुला उठा। मैंने फुर्ती से उठने की कोशिश की, लेकिन कराहों के अलावा हल्क से कोई आवाज नहीं निकली। रिचर्ड भी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। तब जेल के मुहाफिजों ने हमें बाजुओं से पकड़कर टांग लिया। वो राइफलों के बट हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मार रहे थे।
मेरे सर से खून बहने लगा था। फायरिंग का शोर अब भी गूंज रहा था, लेकिन रोशनी नहीं हो रही थी। फिर शायद कुछ लोग ट्रांसफार्मर के करीब पहुंच गए और इसकी खराबी को दूर करने लगे। इलेक्ट्रिक टार्चों की रोशनी ने ट्रांसफार्मर की इस खराबी को दरियाफ्त कर ही लिया और थोड़ी देर बाद वहां रोशनी हो गई। ये रोशनी हमारी तकदीर पर स्याही के मुतरादिफ थी। पहले तो हमें रात भर एक बैरक में बंद रखा गया। मैं और रिचर्डी इस बैरक में थे और शिद्दत तकलीफ से रात भर जागते और कराते रहे थे। यूगोस्लाविया कैदी जान मात्रो के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं हो सका था, क्योंकि वो शदीद जख्मी हो गया था और गालबन उसकी दोनों टांगें टूट गई थी। इसलिए उसे यकीनन हॉस्पिटल ले जाया गया होगा या फिर किसी ऐसी जगह जहां उसे मरने में आसानी हो। हमसे कोई बात पुरस नहीं की गई। दूसरी सुबह भी हम कच्ची ईंटों के बने हुए इस नए कैद खाने में वक्त गुजार रहे थे। किसी ने हमारे जख्मों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। पैरों के बारे में ये अंदाजा नहीं था कि उनकी क्या हालत हो गई है। तेज से उठ रही थी, लेकिन इस बात की किसी ने परवाह नहीं की और एक बार फिर हमें ब्लैक होल पहुंचा दिया गया। 10 दिन रोटी और पानी के बगैर हमें ब्लैक होल में बंद रखा गया। इस दौरान में भी किसी ने हमारे जख्मों की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारी हालत खराब से खराब तर होती जा रही थी, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है और सबसे बड़ा इलाज भी है। इसका अंदाजा ब्लैक होल में रहकर हुआ। टांगों की तकलीफ तीसरे चौथे रोज कम से कम होने लगी और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उठने बैठने के काबिल होते गए। रिचर्ड को भी मेरे साथ इसी जगह रखा गया था, इसलिए बातें करते हुए हम वक्त गुजार लेते थे। लेकिन भूख और प्यास ने चंद ही रोज के अंदर अंदर हमारा बुरा हाल कर दिया था। फिर तकरीबन 11वें दिन हमें वहां से निकाला गया और खाने पीने के लिए दिया गया। इससे जरा सी बदन में जान आई, लेकिन हालत फिर भी ना सुधरी। चुनाचे मजीद 2 दिन आराम करने की मोहलत देने के बाद हमें जेल की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां ग्राम का नामो निशान नहीं था। ग्राम की गैर मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती थी कि हमारी तकदीर इस बार हम पर मेहरबान नहीं है। जो लोग हमारे मुकदमे की समाअत करने के लिए बैठे थे वो इंतहाई खूनख्वार चेहरों के मालिक थे। चंद अफराद ने हमारे फरार के बारे में तफसीलात बताई और हमें यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि सिर्फ हम तीनों ही फरार के मुजरिम तस्लीम किए गए। दूसरे जिन लोगों ने हमारे बाद फरार का मंसूबा बनाया था वो अपनी जगह से निकल ही नहीं पाए थे। इस तरह वो महफूज रहे थे और उनके ऊपर ये फर्द जुर्म आयद न हो सकी कि वो भी फरार होने वालों में शामिल थे। जान मात्रो इस मुकदमे में शरीक नहीं था। पता नहीं बेचारा जिंदा था या मर गया। वैसे अगर जिंदा होता तो यकीनी तौर पर हमारे साथ ही इस अदालत में पेश किया जाता। उसके बारे में कोई तफसील सामने नहीं आई थी, सिवाय इसके कि फरार होने वालों में 3 आदमियों का जिक्र किया गया था और यह तीसरा आदमी कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। एक खूनख्वार शक्ल के खतरनाक आदमी से तमाम तफसीलात सुनने के बाद कहा गया गोया ये दोनों 2 बार भागने की कोशिश कर चुके हैं और दोनों बार इनका एक आदमी मारा गया है। ये अल्फाज जान मात्रो की मौत की तस्दीक कर देते थे। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। मुझसे इस सिलसिले में बेशुमार सवालात किए गए और मैंने उनके मुनासिब जवाब दिए। तब हमारे बारे में फैसला किया गया कि हमें ग्रेववाल के सेक्शन नंबर 8 में तब्दील किया जाए। ग्रेववाल और सेक्शन नंबर 8 दोनों मेरे और रिचर्ड के लिए अजनबी नाम थे। इससे पहले हमने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था, लेकिन यकीनी तौर पर यह कोई ऐसी जगह होगी जो आई दोष के उस कैद खाने से ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि हमें फरार के जुर्म की सजा के तौर पर वहां भेजा जा रहा था। अदालती कार्रवाई खत्म हो गई और इस बार हमें एक दूसरे पिंजरे में पहुंचा दिया गया। इस पिंजरे में हमारे वो साथी नहीं थे जो हमारे साथ फरार का मंसूबा बना चुके थे। वैसे ये इन बेचारों के हक में बेहतर ही हुआ, वरना मुमकिन था कि हमारी वजह से उनकी कार्रवाई भी जेल के हुक्काम के इल्म में आ जाती। मेरे अपने ज़हन में अभी तक इस किस्म के ख्यालात बरकरार थे, जबकि मैंने महसूस किया था कि यहाँ कैद खाने में मौजूद कैदी किसी भी शख्स के लिए बहुत ज्यादा संजीदा नहीं होते। जिंदगियां देना और जिंदगियां लेना इन लोगों के लिए बड़े मामूली काम थे, जिनका मुजाहरा अक्सर होता रहता था। मैं पहले भी इसका तज़किरा कर चुका हूँ कि यहाँ मौजूद कैदी हर किस्म के इंसानी जज्बात से आरी थे और सामान फरोख्त करने वालों को जब भी मौका मिलता पकड़कर काबू में करते और उन्हें हलाक करके उनका सामान लूट लिया करते थे। ऐसे वाकयात यहाँ आम होते थे और इन वाकयात के नतीजे में जो सजाएं दी जाती थी वो भी गालिबन जेल के हुक्काम के लिए कोई अहम हैसियत नहीं रखती थी। उनमें बहुत ज्यादा नफरत या गुस्से का जज्बा बेदार नहीं होता था, क्योंकि इन कैदियों से इसके अलावा और किसी चीज की तवक्को कहाँ रखते थे। मुझे अगर कभी हैरत होती तो ओलिव हावर्ड के रवैये पर। वो मुझे इन लोगों के हवाले करके इस तरह लाताल्लुक हो गया था कि यकीन नहीं आता था, जबकि वो मेरी गिरफ्तारी के सिलसिले में बहुत ज्यादा मुज़तरिब था और उसने मेरा पीछा लंदन और उसके बाद यहाँ तक नहीं छोड़ा था। इन हालात में ये बात काबिल हैरत जरूर थी कि आखिर उसने मुझे नजरअंदाज क्यों कर दिया, या फिर मुमकिन है उसने सोचा हो कि मैं इन्हीं कैद खानों में मर खप जाऊंगा। मगर इस तरह उसके उन अल्फाज की तरदीद भी होती थी जो उसने मुझसे कहे थे
वो ये कि अमेरिकी यहूदियों के सामने मुझे पेश करके वो अपने वकार में इजाफा कर लेगा। बहरतौर उसका रवैया समझ में ना आने वाला था। मुमकिन है ऐसी किसी मसरूफियत में पड़ गया हो कि मेरी तरफ तवज्जो ना दे सका हो। लेकिन आईदोश के इन कैद खानों में किसी एक आदमी की जिंदगी महफूज रखना एक नामुमकिन अमल था, और अगर वो मेरी जात से कोई ऐसा फायदा उठाने का ख्वाह था जो उसके वकार को बुलंद करे तो उसे भी मुझे यहाँ छोड़कर भूल नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल ये उसका मसला था और मैं उसके ज़हन को पढ़ नहीं सकता था। उसके बारे में कुछ मैं जान भी नहीं सकता था, इसलिए खामोशी इख्तियार करना ही पड़ी। बकिया 2 दिन हमने वहाँ मौजूद लोगों से इस नए कैद खाने के बारे में मालूमात हासिल करने में सरफ कर दिए। ग्रेवाल और सेक्शन नंबर 8 ये दोनों नाम हमारे लिए बड़े ताज्जुब खेज थे, और हैरत की बात यह थी कि दूसरे लोग भी इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। मेरी आंखें हर वक्त ग्राम की तलाश में रहती थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि ग्राम इस कैद खाने में मौजूद नहीं था। उसे या तो किसी दूसरी जगह तब्दील कर दिया गया था या फिर वो लंबी छुट्टी पर चला गया था। तीसरे दिन बिलाकर हमें ग्रेवाल के सेक्शन नंबर 8 की तरफ भेज दिया गया। हम जेनों में बड़ा तजस्सुस लिए हुए स्टीमर के जरिए सफर कर रहे थे। एक छोटा सा स्टीमर था और हमें उस तक लाने के लिए बंद गाड़ी में तकरीबन 1.5 घंटे तक सफर कराया गया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमने तकरीबन 60-70 मील का सफर किया था। स्टीमर का सफर भी बहुत ज्यादा जारी रहा और उसके बाद हमें एक जजीरे पर उतार दिया गया। छोटा सा जजीरा बज़ाहिर सरसब्ज़ नजर आ रहा था। ये इंतहाई शमाल में हवाओं और लहरों की सेध में वाक़ था। किनारा सतह समंदर के बराबर था और कुछ दूर आगे जाकर जमीन बतदरीज बुलंद हो गई थी। सबसे पहले मुआवजों का बलाक था, फिर एक बलाक कैदियों के लिए मखसूस था। यहाँ किस किस्म के कैदी रखे जाते थे इसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जब हमने इनकी शक्लें देखी तो ये अंदाजा लगाने में दिक्कत पेश नहीं आई कि वो सब इंसान नुमा दरिंदे या दरिंदे नुमा इंसान थे। चेहरे जाड़ जिंकाड़ करख्त आंखें लाल अंगारा, कोई भी चेहरा ऐसा नहीं था जिस पर नरमी की झलक होती। रिचर्ड ने आंखें देखकर झुरझुरी लेते हुए कहा, ये तो सब कातिल भेड़िए नजर आते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ जरा मुहतात रहना होगा। दरअसल इन लोगों ने हमें जरा बड़ी सतह का कैदी समझ लिया है और उनका ख्याल है कि हम लोगों के दरमियान बासानी जिंदगी गुजार सकेंगे। मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ। वैसे तुमने संतरियों को देखा? उनके चेहरे भी कम खूनख्वार नहीं है। जाहिर है दरिंदों के दरमियान दरिंदे ही हो सकते हैं। बेहतर यह है कि हम अपने काम से काम रखें और देखें हमारा यह नया कैद खाना हमारे लिए क्या चीज साबित होता है। मैंने जवाब दिया और रिचर्ड गर्दन हिलाने लगा। थोड़ी देर तक हम दोनों खामोश रहे, फिर मैंने ही कहा, रिचर्ड क्या तुम इस नई जिंदगी से आजिज नहीं आ गए? क्या तुम्हारे दिल में यह तसव्वुर पैदा नहीं होता कि मौत या फरार पैदा होता है खान, और अब मैं इस पर अमल करने के लिए भी तैयार हूँ। दरअसल शायद हम इब्तदाई से गलत रास्तों पर पड़ गए। मैंने आईदोश के उस कैद खाने के बारे में बड़ी तफसीलात सुनी थी और मुझे पता चला था कि वहाँ अगर होशियारी से काम किया जाए तो फरार होने के मौके मिल जाते हैं। उसके लिए बेहतर ये था कि हम वहाँ से कुछ अरसे निहायत सुकून से वक्त गुजारते और अपने पास पैसे जमा करते। तुमने देखा होगा कि वहाँ रिश्वत लेकर हर तरह काम हो जाता है। इस तरह हमें चाहिए था कि एक बड़ी रकम फरार के लिए हासिल करते और फिर किसी ऐसे आदमी को उस मंसूबे का शरीके कार बनाते जो वहाँ मुहाफिजों में से होता। मेरे ख्याल में मिस्टर ग्राम ने हमारे लिए मुखलिसाना कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन वो खुद इन नलाज से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे, इसलिए हम भी नाकाम रहे और वो भी। हाँ ठीक है, बैरकैफ जो होना था वो तो हो चुका। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ क्या किया जाए। फौरी तौर पर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अभी तो हमें यहाँ के कवायद भी नहीं मालूम। तमाम कैद खानों के कवायद यकसां होते हैं मेरे दोस्त, इनमें भला क्या तब्दीली हो सकती है? फिर भी ये जगह हमारे लिए अजनबी है, रिचर्ड बोला। हाँ, फौरी तौर पर तो कुछ सोचना भी हमाकत है। इस अजनबी जगह और अजनबी लोगों से पूरी तरह वाकफियत हासिल करनी होगी, उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। रिचर्ड खामोश हो गया। सूरज निकल आया था। ब्लाक में चहल पहल शुरू हो गई थी। हमारी बैरक का दरवाजा खुला हुआ था। गालिबन कोई आकर हमें देख गया था। वैसे भी इस दरवाजे को अंदर से बंद करने के कोई इंतजामात नहीं थे, बस वो लोग बाहर ही से दरवाजे में ताला डाल दिया करते थे, या शायद ना डालते हूँ। उन्हें इत्मीनान था कि अगर बैरक के दरवाजे बंद ना भी किए जाएं तब भी कैदियों के भागने के लिए रास्ते नहीं है। ये हकीकत भी थी। जजीरे के साहिलों तक पहुंचे बगैर कैदियों के फरार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सामने बल्कि चारों तरफ बेकरार समंदर था जिसकी खौफनाक लहरों का शोर ब्लाक में बनी हुई बैरकों में गूंजता रहता था।
कौन था जो इन लहरों के जरिए अपनी जिंदगी मौत के हवाले करने को तैयार हो जाता। चुनाचे मुहाफिज कम अज कम इस सिलसिले में मुतमईन होंगे कि खतरनाक तरीन कैदी भी जबरदस्त तैयारियों के बगैर यहाँ से फरार नहीं हो सकते। मैं और रिचर्ड चंद लम्हों तक बाहर की सुनगुन लेते रहे। फिर रिचर्ड ने कहा, आओ जरा बाहर के मनाजर देखें। यकीनन हमें खतरनाक तरीन कैदी समझकर आई दोष से यहाँ भेजा गया है, तो यहाँ मौजूद लोग भी मामूली नहीं होंगे। मैं कोई जवाब दिए बगैर उठा और रिचर्ड के साथ बाहर निकल आया, लेकिन हमने दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था कि ठिठक गए। 5 आदमी हमारी इस बैरक की ऐन सामने खड़े हुए थे और ये मुकामी मुहाफिज थे, और उनमें एक बहुत तवील उल कामत शख्स था जिसका सर घुटा हुआ था और मूछें राजपूतों की तरह बड़ी बड़ी और नोकीली थी। उस शख्स के बदन पर मखसूस किस्म का कसा हुआ लिबास था और उसके चेहरे पर भी हैबत बंधी हुई थी। वो पांचों शायद अभी आकर बैरक के सामने खड़े हुए थे और हमारी बैरक की जानिब मुतवज्जा थे। मैंने एक तायराना निगाह इतराफ पर डाली। कैदी अपनी अपनी बैरकों से निकलकर बाहर आ बैठे थे। उनके हाथों में चाय के मग थे और वो आपस में गुफ्तो शनीद कर रहे थे। मैं एक निगाह अहाते पर डालने के बाद फिर उन 5 मुहाफिजों की तरफ देखने लगा। तवील उल कामत आदमी अपने बाकी 4 साथियों से चंद कदम आगे बढ़ आए। उनमें से एक ने गर्राती हुई आवाज में कहा, ए सूरमाओ, नीचे आओ। उसकी आवाज में दृष्ट थी और करख्तगी थी। मैं और रिचर्ड अपने फैसले के तहत खामोशी से नीचे उतर आए। जब हम उस तवील कामिल शख्स से चंद कदम के फासले पर रह गए तो उसने आगे बढ़कर रिचर्ड का गिरेबान अपने चौड़े हाथ में पकड़ लिया और उसके बाद अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करते हुए उसे जमीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर उठा लिया। यहाँ आने वाले पहले अपने आप को इसका अहल साबित करते हैं कि वो यहाँ रहने के काबिल हैं या नहीं। उसने गर्राती हुई आवाज में कहा, अगर वो अपने आप को इसका अहल नहीं साबित कर सकते तो फिर हमने यहाँ उनके लिए एक चौड़ा गड़ा तैयार कर रखा है जिसकी गहराई तकरीबन 20 फुट है और जिसकी तह समंदर से जा मिलती है। हम उन लोगों को उठाकर उस गढ़ में डाल देते हैं। समंदर के नीचे मुस्तकिल रहने वाली मछलियां उन्हें कैद के अजाब से निजात दिला देती हैं और हमें उनकी परवरिश के अजाब से। समझे? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ सुबह उठने का वक्त वो सूरज है जो सर उबारता है। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है कि इत्मीनान से नींद पूरी करके जागो। सुबह उस वक्त जागना होगा जब सूरज पूरी तरह निकल आता है और उसके बाद अहाते में बैठकर हाजिरी लगवानी होती है। फिर जो कुछ भी खाने पीने को मिले उसे खाकर काम पर रवाना हो जाना पड़ता है। बोलो, क्या तुम गढ़ में जाना पसंद करते हो? रिचर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, हाथ पांव भी नहीं मारे। जब वो बिल्कुल साकत व जामिद रहा तो उस शख्स ने आहिस्ता से उसे जमीन पर खड़ा किया और फिर इस तरह घूमा कि रिचर्ड को उसके घूमने का भी अंदाजा नहीं हो सका। उसे उस वक्त पता चला जब घूमकर उसने अपना उल्टा हाथ रिचर्ड के जबड़े पर जमा दिया। वो एक जो पैकर इंसान था। रिचर्ड अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और मैं आगे बढ़कर उसे संभाल ना लेता तो वो जमीन पर कई कलाबाजियां खा जाता। अमन व अमान के बहुत से मंसूबे हमने रात को बनाए थे और सोचा था कि फरार के लिए अपनी तमाम कुव्वतें महफूज रखेंगे, लेकिन अब भी सूरत हाल को बर्दाश्त करना भी मुमकिन नहीं था। वो तवील अल कामत शख्स अपनी इस कामयाबी पर मुस्कुराता हुआ मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ। मैंने रिचर्ड को आहिस्ता से अलग कर दिया था। उस बेचारे ने अपना दुखता हुआ जबड़ा पकड़ रखा था। तवील अल कामत शख्स मेरे नजदीक पहुंच गया और मैं खुद को तैयार करने लगा। उसने उसी तरह हाथ बढ़ाकर मेरा गिरेबान भी पकड़ा और उसके बाजू की मछलियां तड़पने लगी। वो मुझे भी रिचर्ड की तरह जमीन से उठाने की फिक्र में था, लेकिन अगर मैं जमीन से उठ जाता तो फिर यहाँ मुझे सर उठाकर चलने का कोई हक नहीं था। उसने घुटनों को थोड़ा सा खम किया और कुव्वत लगाकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कई बार कोशिशों के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सका। तब मैंने अपना हाथ उसकी कलाई पर रखा और आहिस्ता से कहा, छोड़ दो, तुम इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकोगे। मेरी आवाज दूसरे लोगों ने भी सुनी थी। हाथों में बैरकों के किनारे बैठे हुए खूनख्वार लोग दिलचस्पी से हमारा तमाशा देख रहे थे। उनके हाथों में थमे हुए चाय के मग होंठों से नीचे ही रुक गए थे। उसने मेरा गिरेबान छोड़ दिया। मैंने भारी लहजे में कहा, हम सुबह को उस वक्त जाग जाएंगे जब सूरज नहीं निकला होगा और हम यहाँ के असूलों के मुताबिक तमाम काम करेंगे। बस इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश हो तो वो भी बता दो। मेरा लहजा नरम और धीमा था, लेकिन तवील उल कामिल शख्स इस बात पर शदीद गुस्से में था कि मैं जमीन से ऊंचा क्यों नहीं हुआ। वो 2 कदम पीछे हटा और उसने दाढ़ सी हलक से निकालकर मुझ पर हमला कर दिया। ये हमला बेमकसद और बिला वजह था। हम दोनों ने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन वो कह चुका था कि यहाँ रहने वालों को इसका अहल साबित करना होता है। रिचर्ड इसकी टक्कर का नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को यहाँ रहने के अहल साबित करना चाहता था। चुनाचे उस हमले को मैंने अपने हाथ पर खड़े रहकर रोका और दूसरे ही लम्हे उसे पीछे धकेल दिया। उसने मजबूती से जमीन पर कदम जमा दिए थे। उसके बाद वो संभल कर
फिर 2 कदम पीछे हटा और इस बार उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर मेरी कमर को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन इस तरह झुकना उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। यूं ही वो मेरे करीब पहुंचा, मैंने अपना घुटना पूरी कुव्वत से उसकी ठोड़ी पर मारा और वो उलटकर नीचे जा गिरा। लेकिन वो जानदार आदमी था, नीचे गिरते ही वो पलटा और उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया। कैदियों ने जल्दी जल्दी अपनी चाय के मग खाली कर लिए और उठकर खड़े हुए। शायद बहुत दिन के बाद उन्हें कोई तफरीह देखने का मौका मिला था। मैंने भी सोच लिया था कि अगर ये सूरत हाल पेश आ ही गई है तो मार नहीं खाऊंगा। नतीजा ख्वाह कुछ भी हो, चुनाचे अब मैं पूरी तरह तैयार हो गया था। वो अब नए पैंतरे बदल रहा था। उसने 2-3 बार मुझे झुकाई दी और एक बार फिर बैंसे की तरह मुझ पर पिल पड़ा। लड़ने का अंदाज फनकाराना नहीं था, बल्कि वो अपने चौड़े चकले बदन और अपनी ताकत के जाम में हर शख्स को नीचा दिखाने का ख्वाहिशमंद लगता था। चुनाचे इस बार भी अपने सर की टक्कर से मुझे रगीद देना चाहता था। मैंने फुर्ती से दोनों हाथ एक दूसरे में प्रविष्ट किए और यूं ही उसकी झुकी हुई गर्दन मेरे करीब पहुंची, मैंने उसकी गद्दी पर दोनों हाथ दे मारे। वो पट से नीचे गिर पड़ा। मैं उसकी जद से पीछे हट गया। उसके नीचे गिरते ही मैं फुर्ती से आगे बढ़ा और एक ठोकर उसके जबड़ों पर रसीद कर दी। वो 2 पलटियां खा गया और उसके बाद दोनों हाथ टिका कर खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में खून भर गया था। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी चौड़ी बेल्ट खोली और उसका वो सिरा हाथ में ले लिया। वो बेल्ट को एक मखसूस अंदाज में घुमा रहा था। रिचर्ड हक्का बक्का खड़ा था। मैंने उसके चारों साथियों को देखा। बज़ाहिर यूं महसूस होता था जैसे वो इस लड़ाई में शिरकत का इरादा नहीं रखते, हालांकि वो असले से लैस थे। उन्होंने अपने हथियार भी संभालने की कोशिश नहीं की थी। पता ही क्या चक्कर था। मुमकिन है यह तफरीह यहाँ के उसूलों में शामिल हो। वैसे भी वो जानते थे कि मैं खाली आता हूँ और सिर्फ हाथ पैरों ही से जंग कर सकता हूँ। चौड़ी बेल्ट शाई शाई की आवाज के साथ घूम रही थी और वो देव हैकल खूनख्वार अंदाज में मुझे देखता हुआ जगह बदलता जा रहा था। मैं भी उसकी जद से बचने के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर बेल्ट फुनकारते हुए सांप की तरह लपकी और मैंने उसका निशाना खाली देकर उस मरदूद की गर्दन में हाथ डाल दिया। वो मेरे शाने पर से होता हुआ चारों शाने चित जमीन पर आ गिरा। मैंने न सिर्फ उसकी बेल्ट का वार नाकाम बना दिया था, बल्कि उसे धोबी पाठ भी बना दिया था। लेकिन कमबख्त उठने में बड़ी फुर्ती दिखाता था। ये उसकी खूबी थी। नीचे गिरते ही एक बार फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके साथ ही उसने बेल्ट घुमा दी। इस बार बेल्ट मेरे शाने को छू गई थी, लेकिन अपने सामने के सरे के वजन के जोर में वो मेरी बगल में आ लिपटी। और उसके बाद भला कैसे मुमकिन था कि मैं आसानी से उसे हाथ में रहने देता। उस अहमक को चाहिए था कि पहले बेल्ट के सिरे को अपने हाथ में लपेट लेता, लेकिन उसने सोचा होगा कि उसके चौड़े हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत है कि कोई शख्स बेल्ट को उसकी गिरफ्त से निकाल ही नहीं सकता। बेल्ट मेरी बगल में आ फंसी और उसके बाद उसे उसके हाथ से निकालने के लिए एक झटका ही काफी था। बेल्ट उसके हाथ से निकल गई। अब मैं फुर्ती से पीछे हटा। मैंने उस जैसी हमाकत का सबूत नहीं दिया, बल्कि उसका सिरा अपने हाथ में लपेट लिया। यूं ही वो आगे बढ़ा। बेल्ट पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर पड़ी। मजेदार वार था। मैंने उसके जबड़े टेढ़े होते देखे। वैसे भी बेल्ट का सिरा खासा वजनी था और यकीनन ये इसलिए वजनी था कि खतरनाक कैदियों को राय रास्त पर ला सके। लेकिन आज पहली बार उस शख्स को अपनी समाकत का एहसास हुआ था कि उसने बेल्ट के इस सरे को 1 पाव तांबा खर्च करके क्यों बनवाया था। और वो एक लम्हे के लिए तो चकरा गया, फिर उसके हल्क से खूनख्वार धाड़ निकली और वो पागलों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। बेल्ट ने एक बार उसके गंजे सर पर वार किया था और सर से खून निकलने लगा था। मैं जानता था कि अगर मैं 4-6 बार और इसी तरह कर दूं तो फिर वो इस काबिल नहीं रहेगा कि दूसरे लोगों को सता सके। इब्तिदा उसने की थी और अब मुझे किसी राय से काम नहीं लेना चाहिए था। चुनाचे मैं पैंतरे बदल बदल कर उसकी टांगों शानों पर ज़रबें लगाता रहा। चेहरे को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इस तरह उसके मर जाने का भी खदशा हो सकता था। अब उसका अंदाजा मुदाफिती था और मैं आगे बढ़ बढ़कर उस पर वार कर रहा था। चंद ही मिनटों के बाद वो गिर गया। उसके बदन में काफी टूट फूट पैदा हो गई थी। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि मैं अगर चाहता तो बेल्ट मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ देता, लेकिन उसके चारों साथी इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। दूसरे ही लम्हे वो शोर मचाते हुए आगे बढ़े और उन्होंने मुझे राइफलों की नाल पर रख लिया। मैं पीछे हट गया था। तवील गामद शख्स ने उठने की कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी जानदार थीं कि वो आसानी से उठने में कामयाब ना हो सका। मैंने राइफलों की नालों को अपने दोनों हाथों से पीछे हटाते हुए कहा, इब्तिदा मैंने नहीं की थी। मैं खुद को यहाँ रहने का अहल साबित करना चाहता था। बेल्ट छोड़ दो, उनमें से एक आदमी ने कहा, और मैंने बड़ी शराफत से बेल्ट अपने हाथ से खोलकर उसके हवाले कर दी। मेरी इस शराफत का खातर ख्वाह रद्द अमल हुआ
उन्होंने राइफलें पीछे हटा ली और फिर उनमें से 2 आदमी तवील अल कामत शख्स की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो कई बार उठने की कोशिश के बाद नाकाम होकर जमीन पर ढेर हो गया था और उसने गर्दन एक तरफ डाल दी थी। कैदियों ने दफतन गोल गोपाड़ा मचाना शुरू कर दिया था। वो मग हाथ में लिए नाच रहे थे, कह लगा रहे थे, शोर मचा रहे थे। ये तफरीह उनके लिए बहुत दिलचस्प थी और शायद वो इस तवील अल कामत शख्स को इस बुरी तरह पिटाई से बहुत ही खुश हुए थे। मुआफिजों ने उनमें से किसी को कुछ न कहा, वो सूरत हाल को अच्छी तरह जानते थे। फिर एक मुआफिज ने कहा, इसके बावजूद तुम यहाँ आराम की रोटी नहीं खा सकते, तुम्हें दूसरों के साथ मिलकर नारियल तोड़ने के लिए जाना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे जो कुछ कहा जाएगा मैं उस पर अमल करने से ज़रेग नहीं करूंगा, मैंने जवाब दिया। 2 आदमी तवील अल कामत शख्स को उठाए हुए एक तरफ चले गए। उसके बाद बाकी दोनों आदमी भी वहां से चल पड़े। मैं रिचर्ड की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसका जबड़ा देखने लगा। इन कैदियों ने जो खुशी के नारे लगा रहे थे मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की थी और वो सब अपनी अपनी जगह जा बैठे थे। तब मैं रिचर्ड को संभाले हुए बैरक के नजदीक पहुंचा। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई रिचर्ड? कैसी बातें करते हो यार, आज तो तुमने मुझे खुशी कर दिया। मुझे तुम्हारी शख्सियत के इस पहलू का कतई इल्म नहीं था। कमाल कर दिया तुमने। मैं तो अपने अंदर इस कैदो बंद की सोबतें के बाद ये सिक्कत भी नहीं कर पाता था कि किसी से 2-4 हाथ ही कर सकूं, लेकिन तुमने उस द्योप पैकर को बुरी तरह लिटा दिया। अब तो वो शायद अपनी जगह से महीनों हिल भी ना सके। हाँ, उसकी हड्डियां अब हफ्तों सूजी रहेंगी। मैंने कहा। हम दोनों बैरक के सारे उस तरह बैठ गए जैसे बाकी कैदी बैठे हुए थे। इन कैदियों की फितरत पर मुझे ताज्जुब हो रहा था। कहाँ वो खुशी से नाच रहे थे और कहाँ मेरी तरफ से बिल्कुल लाताल्लुक होकर बैठ गए थे। पता नहीं क्यों ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि 2 आदमी आगे आए। उन्होंने चाय के मग और बद्दी शक्लो सूरत की डबल रोटी हमारे हाथ में थमा दी। ये गालिबन सुबह का नाश्ता था जिसे हमने बखुशी कबूल कर लिया। मैंने मुस्कुराते हुए रिचर्ड से कहा, खुशकिस्मती है रिचर्ड के हम दोनों यहाँ रहने के अहल साबित हो गए हैं। कमाल है यार, ये तो पागल खाना मालूम होता है, रिचर्ड बोला। अब देखना यह है कि इस पिटाई का रद्द अमल क्या होता है। जो कुछ देखना है वो तो देखना ही पड़ेगा, रिचर्ड ने चाय के 2-3 घूंट लेते हुए कहा। फिर मुंह बनाकर बोला, खुदा गारत करे उन कमबख्तों को, ये चाय है या गर्म पानी? डबल रोटी के साथ खाओ रिचर्ड, ये जरूरी है। वैसे उन्होंने अगर हमें नारियल तोड़ने के लिए भेजा तो फिर नारियल हमारी गदाई जरूरत पूरी कर देंगे। रिचर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर हम दोनों खामोशी से सुबह का ये नाश्ता रहर मार करने लगे। वैसे रिचर्ड के चेहरे पर परेशानी के मुसलसल आसार नजर आ रहे थे। मैंने ये महसूस करके उससे पूछा तो वो कहने लगा, तुमने बलाशुबा अपनी नई शख्सियत से रोशनास कराया है, लेकिन मैं खौफजदा हूँ कि कहीं वो कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे। यार रिचर्ड, तुम समझदार आदमी हो, मैं तुमसे इन बच्चों जैसी बातों की तवक्को नहीं रखता। अगर वो इंतकामी कार्रवाई करेंगे तो जाहिर है हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। अगर ये सब कुछ भी ना होता और वो हमारे खिलाफ कुछ करना ही चाहते तो हम क्या कर सकते थे? अब इन बातों को ज़हन से निकाल दो, बस वही सब कुछ होगा जो तकदीर में लिखा है। रिचर्ड खामोश हो गया। फिर आधा घंटा मजीद गुजरा था कि दफतन किसी तरफ से घंटी बजने की आवाजें सुनाई देने लगी और तमाम कैदी अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। कुछ मुहाफिज उनके दरमियान कोई चीज तकसीम कर रहे थे। जब वो हमारे करीब आए तो हमने देखा कि ये जूट के बने हुए थैले थे। एक एक थैला वो सब के हाथ में थमा रहे थे और उसके साथ ही एक मखसूस किस्म की कुल्हाड़ी भी थी। उसे देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये नारियल काटने की कुल्हाड़ी है। 2 मुहाफिज हमारे नजदीक पहुंचे। उन्होंने एक एक थैला हमारे हाथ में भी थमा दिया और उसके साथ ही कुल्हाड़ी भी। एक मुहाफिज ने कहा, जगह का तयन करना तुम्हारा अपना काम है। नारियल के थैले जब भर जाएं तो उनके मुंह बंद करके उन्हें नीचे रख देना। तुम्हें मौके पर ही दूसरे थैले फराम कर दिए जाएंगे। 3-3 थैले तुम दोनों को शाम तक भरने हैं। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी और मुस्कुराकर रिचर्ड की तरफ देखने लगा। ये अल्फाज बड़े तसल्ली बख्श थे कि उन्होंने हमारे लिए किसी जगह का इंतखाब नहीं किया था। गोया पूरे जजीरे घूमने फिरने की आज़ादी थी और ये आज़ादी भी मकसद नहीं होगी। बहरहाल हम इस अहाते से बाहर निकल आए। कैदियों ने अभी अब हमसे कोई गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की थी। अहाते के बाहर नामवार रास्ते फैले हुए थे। नारियलों के और दूसरी चीजों के दरख्त यहाँ बकसरत नजर आ रहे थे और अहाते के इस हिस्से को शायद खास तौर से साफ करके खाली किया गया था, वरना दरख्तों की बहुतायत तो पूरे जजीरे पर थी और इनमें कोई तरतीब नहीं थी। बस यूं लगता था जैसे वो खुद रूह हों। हम वहां से आगे बढ़ गए। जरूरी नहीं था कि हम अहाते के पास ही अपने काम में मसरूफ हो जाते, कम अज कम इस तरह जजीरा देखने का मौका तो मिले। नारियल के दरख्तों की तलाश की चंदा जरूरत नहीं थी। अहाते से थोड़े फासले पर ही इनकी बहुतायत थी, लेकिन इस जजीरे को देखने के शौक में हम काफी दूर निकल आए थे। जजीरा ज्यादा तवील और अरीज नहीं था। अहाते से तकरीबन फरलांग के फासले पर कुछ और बैरकें नजर आई, लेकिन ये जेरे तामीर थी और कुछ कैदी यहाँ काम कर रहे थे। कुछ खास बातें महसूस की हैं तुमने? मसलन इन कैदियों का रवैया मुझे कोई खास बात नजर नहीं आई।
इनमें से किसी ने हमसे मुतारिफ होने की कोशिश नहीं की। हालांकि उस मुहाफिज की पिटाई पर वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे थे। हाँ ये बात तो है, इसकी वजह खुदा जाने, मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका था। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम हो जाएगा। अजीब सा माहौल नहीं है? किस लिहाज से? यहाँ खतरनाक तरीन कैदी रखे गए हैं, लेकिन उनकी कोई खास निगरानी नहीं की जाती। इसकी कोई वजह जरूर होगी, सिर्फ एक। मैंने कहा क्या? यहाँ से निकल जाना नामुमकिन समझा जाता होगा। यकीनन ऐसी बात है, लेकिन ये इत्मीनान ताज्जुब खेज भी है। जिंदगी से उगताए हुए लोग जान की बाजी लगाकर यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करते होंगे, जैसे हम। क्या तुम्हारे ज़हन में भाग जाने का ख्याल नहीं है? क्यों नहीं? इस तरह थोड़ी बहुत हिफाजत तो जरूरी है। ये कैदी एक दूसरे से लड़ झगड़ भी सकते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी हो जाने पर खून खराबा भी कर सकते हैं। इसे रोकने का कोई इंतजाम बज़ाहिर नजर नहीं आता। चलो काम करें, इब्तिदा गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा। रिचर्ड गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, तुम्हें दरख्त पर चढ़ना आता है? हाँ मैं चढ़ सकता हूँ। चढ़ तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा मश्क नहीं है। तुम ऊपर चढ़ जाओ, मैं नीचे रहकर नारियल जमा करूंगा, रिचर्ड बोला। मैं जूते उतार कर दरख्त पर चढ़ने लगा। अनोखा तजुर्बा था, ताहम इस कोशिश में कोई दिक्कत नहीं हुई। दरख्त नारियल से लदे हुए थे। हम दोनों खामोशी से काम करते रहे और दोनों थैले भर गए। इसी दौरान मैंने दोनों मुहाफिजों को इस तरफ आते देखा था। वो नीचे रिचर्ड के पास रुके, उससे बातें करते रहे और फिर आगे बढ़ गए। जब वो दूर निकल गए तो मैंने रिचर्ड से पूछा, क्या कह रहे थे वो? नारियलों से थैले भर जाएं तो हमें उन्हें कमर पर लाद कर कैंप तक पहुंचाना होगा, रिचर्ड ने जवाब दिया, और वहां से दूसरे थैले हासिल करने होंगे। हाँ अब इसकी वजह भी समझ में आ गई कि कैदी ज्यादा दूर आकर काम क्यों नहीं करते। इन इतराफ में दूसरे लोग नहीं हैं। जाहिर है वजन लाद कर इतना फासला तय करना आसान काम नहीं। काम जारी रहा, दोनों थैले भर गए तो मैं नीचे उतर आया। फिर हम दोनों गधों का काम करने लगे। काफी दूर तक तो थैले घसीट कर ले गए और जब कैंप करीब आ गया तो हमने उन्हें कमर पर लाद लिया। बहुत से कैदी रास्ते में काम करते हुए मिले। वो हम लोगों को देखकर हंसने लगे। गालबन हमारी इस समाकत पर हंस रहे थे कि हम इतनी दूर क्यों निकल गए। अहाते में नारियल के थैलों के अंबार लगे हुए थे और कैदी मुहाफिज इन पर टैग बांध रहे थे। हमारे थैले वसूल करके हमें नए थैले दे दिए गए थे, लेकिन इस बार भी हमने करीब की जगह मुंतखिब नहीं की थी, बल्कि एक नई सिमत निकल आए थे जो साहिल से करीब थी। कोई रोक टोक नहीं हुई थी। थोड़े ही फासले पर वैसी हवाएं चिंगाड़ रही थी और जाग उड़ाती हुई मौजें साहिल की नोकीली चट्टानों से टकरा रही थी। हमने खामोशी से दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। इस दौरान हमने किसी कदर नारियल तोड़कर खा भी लिए थे। खुराक वगैरह का कोई जिक्र दरमियान में नहीं आया था। गालिबन वो लोग भी जानते थे कि काम के दौरान कैदी खुद ही अपना पेट भर लेंगे। बड़ी होलनाक जिंदगी थी यहाँ की। अगर दिल में यहाँ से निकल जाने की उमंग ना होती तो एक लम्हे के लिए जीना मुश्किल था। रिचर्ड ने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकाम रहा। उसने कहा, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? अगर तुम भी दरख्त पर चढ़ना ना जानते हो तो क्या होता? गालिबन हमारी जोड़ी तब्दील कर दी जाती, मैंने जवाब दिया। उन लोगों ने हमसे पूछने की कोशिश भी नहीं की थी। इतने अच्छे नहीं है वो। आखिरी थैले भरकर हम वापस पहुंचे तो शाम हो गई थी। जो कैदी अपना काम खत्म नहीं कर पाए थे वो अभी वापस नहीं पहुंचे थे। जो काम अपना खत्म कर चुके थे वो अहाते में थे। फिजा खामोश थी। हम दोनों भी अपनी बैरक के पास जा बैठे। दफअतन एक कैदी अपनी जगह से उठकर हमारी तरफ बढ़ा और हम उसे देखने लगे। मेरा नाम हेगा है, डॉन हेगा, पुर्तगाल का बाशिंदा हूँ। उसने करीब आकर कहा, बैठो, ये रिचर्ड है और मैं खान हूँ। मैंने कहा और वो बैठ गया। तुम माइथो की पिटाई करके हम सब की निगाहों में एक खास मुकाम हासिल कर गए हो, लेकिन किसी ने हमसे तारुफ करने की कोशिश नहीं की। यहाँ के लोग अच्छी दुनिया की रस्मों से नफरत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब फ्री हो जाएंगे तुमसे, लेकिन खुसूसी तौर पर कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। बस यूं ही चलते फिरते। ओह ये बात है। हाँ, कहाँ से आए हो? आई दोष से। कौन सी ब्रांच से? क्या आई दोष की कई ब्रांचें हैं? पहले हम उसकी एक ब्रांच में थे, उसके बाद हेडक्वार्टर पहुंचा दिए गए, फिर वहां से यहाँ। तो यूं कहो हेडक्वार्टर से आ रहे हो। हाँ, बेवकूफ मालूम होते हो। फरार होने के लिए उससे उम्दा जगह कोई नहीं। तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया? नाकाम रहे। गलती की, बेहतर मंसूबाबंदी नहीं की होगी। अब गलत जगह आ गए हो। वैसे ग्रीववाल से निकलना नामुमकिन है। ग्रीववाल इस जजीरे का नाम है? हाँ, ये इसका 8वां सेक्शन है। ये भी आई दोष की ब्रांच है। दूसरे 7 सेक्शन भी ऐसे ही जजीरों पर होंगे। मुझे सेक्शन 5 से यहाँ भेजा गया था। क्या तुम हेडक्वार्टर में नहीं रहे मिस्टर हैगा? रहा था, वहाँ झगड़ा हो गया। 5 में भेज दिया गया, वहाँ भी झगड़ा हो गया तो 8 में आ गया। यहाँ तक आते हुए 8 कत्ल हो चुके हैं मेरे हाथों से। तुमने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की? उस वक्त तजर्बा नहीं था। और यहाँ से हैगा हंस पड़ा। यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है। लोगों ने कोशिश नहीं की, करते रहे हैं, कामयाब कोई नहीं होता। वजह कोशिश कर लेना, समझ में आ जाएगी।
उसने बदस्तूर हंसते हुए कहा, इस कातिल की शख्सियत में कोई खूबी नहीं थी सिवाय इसके कि हमें उससे यहाँ के बारे में मालूमात हासिल हो गई हूँ। 7:30 बजे उबले हुए चावल और खुश्क आलू दिए गए जिन्हें हमने रगबत से खाया और फिर बैरक में बंद हो गए। रात को तमाम कैदियों को बंद कर दिया जाता था। एक हफ्ते के अंदर हम पूरा जजीरा देख चुके थे। गो उसके लिए हमें दूर दूर से नारियल लाने पड़े थे, लेकिन बहरहाल ये कोशिश नागवार नहीं गुजरी थी। जजीरे देखने के बाद हमें अंदाजा हो गया था कि लोग यहाँ से फरार क्यों नामुमकिन समझते हैं। काम के सिलसिले में यहाँ बाकायदगी थी, अपना काम जितनी देर में चाहो खत्म करो, उसके बाद छुट्टी होती थी। चुनाचे अमूमन हम दोनों अपना काम खत्म करके घंटों बैठे समंदर का नजारा करते रहते थे। इस तरह हमें लहरों के एक एक बल और उतार चढ़ाव का अंदाजा हो रहा था। बहुत से अंदाजे लगाए गए थे। एक नशीबी जगह मुझे खास तौर से पसंद आई थी। यहाँ समंदरी मौजें तूफान जोश से आती थी, लेकिन उन्हें फैलने के लिए जगह ना मिलती तो वो इसी कुव्वत से वापस पलट जाती थी। मैंने रिचर्ड से कहा, रिचर्ड ये जगह हमारे लिए कारआमद हो सकती है। खुदा की पनाह, क्या खुदकशी के लिए? नहीं, फरार होने के लिए। वो कैसे? अगर नारियलों के थैले बगल में दबाकर हम इन लहरों में कूद पड़े तो ये हमें आन की आन में जजीरे से मीलों दूर पहुंचा सकती हैं। इसके नताइज खौफनाक भी निकल सकते हैं। एक बार तजुर्बा तो जरूर करूंगा। वो कैसे? बता दूंगा, मैंने कहा। रिचर्ड खौफजदा निगाहों से बिखरे हुए समंदर को देख रहा था। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। क्या? फरार के लिए दूसरी जगहों से भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये जगह सबसे खतरनाक है, इसीलिए कारआमद भी है। लेकिन फिक्र मत करो, तजुर्बा किए बगैर अंधा कदम नहीं उठाया जाएगा, मैंने सुकून से जवाब दिया। उसके बाद मैं इस तजर्बे की तैयारियों में मसरूफ हो गया। ये तैयारियां कोई खास नहीं थी, बस चालाकी से नारियल के 4 थैले चुराने पड़े थे और ये काम मुश्किल साबित न हुआ। हम 2 नंबर के थैलों में 4 मजीद थैले छुपा लाए थे। फिर मैंने उन थैलों में नारियल भरे और एक थैला समंदर में फेंक दिया। मैं देखना चाहता था कि थैला लहरों के साथ वापस तो नहीं आ जाता। मैं और रिचर्ड सांस रोके थैले को देखते रहे। 12 फुट ऊंची लहर समंदर में वापस चली गई थी। थैला यूं जा रहा था जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा हो। अचानक गिड़गिड़ाहट हुई और एक बहुत बड़ी मौज फिर साहिल से आ टकराई। थैला अब धमाके से चट्टानों से टकराया और नारियल पाश पाश हो गए। खुदा की पनाह, देख लिया नतीजा? रिचर्ड ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नाकामी के इस एहसास से कोफ्त हुई थी, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। न जाने क्यों मुझे यकीन हो गया था कि मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। चुनाचे उसके बाद मेरा रोज का मशगला हो गया। मैं बर्क रफ्तारी से अपना काम खत्म करके यहाँ आ बैठता था और लहरों का ये खेल देखता रहता था और बारीक बीनी से इसका जायजा लेता था। एक दिन लहरों के अदादो शुमार में मैंने एक खास बात दरियाफ्त कर ही ली। मैंने महसूस किया कि 3 लहरों के बाद चौथी लहर साहिल की तरफ वापस आती है, बाकी 3 लहरें उससे वापस चल पड़ती हैं। मैंने रिचर्ड से इस बात का जिक्र किया और दूसरे दिन थैले में दोबारा नारियल भरकर इस तजर्बे के लिए तैयार हो गया। क्यों, आज कोई खास बात है? रिचर्ड ने सवाल किया। हाँ, आज एक नया तजर्बा कर रहा हूँ। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आज मुझे इसमें कामयाबी हासिल हो ही जाएगी। रिचर्ड ने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन जब मैंने उसे लहरों के इदादो शुमार बताए और उसने गौर किया तो वो भी हैरान रह गया। ओ मेरे खुदा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, वो सिनसिनीखेज लहजे में बोला। फिर उस दिन हमने नारियलों के बकिया थैले लहरों में फेंक कर तजर्बा किया। चौथी लहर के गुजरने के बाद पहली लहर में जो थैला फेंका वो बहता चला गया और आन की आन में निगाहों से गायब हो गया। इस तजर्बे की कामयाबी से मैं बहुत खुश था, लेकिन रिचर्ड के चेहरे पर परेशानी और तशवीश के आसार थे। वो फरार की इस तरीके से मुतमईन नहीं था। दूसरी शाम मैंने खास तौर से हैगा से मुलाकात की। तुम्हें लोग पागल समझते हैं, हैगा ने कहा। क्यों? इसलिए कि तुम नारियल लेने हमेशा दूर दराज के इलाकों में जाते हो और वहाँ से नारियल लाद कर लाते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मैं इसलिए जानता हूँ। क्या यही कि तुम फरार की राहें तलाश कर रहे हो? हैगा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं भी मुस्कुराने लगा था। मिली कोई जगह? उसने पूछा। नहीं, तुम्हारा ही ख्याल दुरुस्त है, मैंने ऊँट सकोड़ते हुए कहा। तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था कि कौन है यहाँ जो भाग नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर एक शख्स भी आज तक इसमें कामयाब हुआ होता तो बात थी। वो लोग अहमक तो नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वैसे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? नारियलों के ये थैले यहाँ से किस तरह जाते हैं? डेक पर 2 बड़ी किश्तियाँ मौजूद हैं जो इन्हें सेक्शन 4 तक पहुँचाती हैं। एक किश्ती सुबह, दूसरी शाम को जाती है। सेक्शन 4 से ये बड़े थैले जहाज़ों में लाद दिए जाते हैं। ये सेक्शन 4 कहाँ है? यहाँ से तकरीबन 25 मील के फासले पर। कैदियों ने मुश्तरका तौर पर इन कश्तियों पर कब्जा करके फरार होने की कोशिश क्यों नहीं की? इसलिए कि दिन और रात के किसी हिस्से में कोई इस तरफ निकल जाए तो इससे कोई सवाल किए बगैर उसे भून दिया जाता है। लेकिन नए लोगों को इसकी इतला तो नहीं दी जाती। मसलन
इतला रास्ते में दे दी जाती है, बशर्तिया कि कोई उस तरफ जाने की कोशिश करे। रास्ते में 2 चौकियां पड़ती हैं। ओह, ये मामला है। मेरे आने से पहले एक बार ये कोशिश की जा चुकी है। कैदियों ने यहाँ मौजूद मुहाफिजों का असला कब्जे में करके उन्हें साथ लेकर वहां जाने की कोशिश की थी। 20 कैदी मारे गए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। आम हालात में यहाँ कैदियों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाती, सिर्फ आम हालात में। और इत्तेफाक है कि तुम्हारी मौजूदगी में अभी तक कोई खास हालात नहीं पेश आए। जो मुहाफिज मेरे हाथों जख्मी हुआ था वो कभी दिखाई नहीं दिया। कौन? माथ्यू? वो जिंदा होता तो जरूर दिखाई देता। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। वो तुमसे झगड़े के तीसरे दिन ही मर गया था, उसकी लाश भिजवा दी गई थी, हैगा ने कहा। मैं इसकी खबर सुनकर साकत रह गया। मैंने उस पर शदीद ज़रबें लगाई थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो मर जाएगा। रिचर्ड भी हैरान रह गया। उसके बावजूद मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई, कभी नहीं होगी। खुले मैदान में फैसला हुआ था, कोई साजिश नहीं हुई थी। यहाँ मौजूद आदमी चूहे नहीं है, और फिर सबका मामला है। ये लोग भी एहतियात रखते हैं। माथिव को कोई कुव्वत आजमाने का शौक था, अपने शौक का शिकार हो गया। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो सब कैदी बिगड़ जाते, हैगा ने जवाब दिया। ये रात कुछ बेसुकून गुजरी। कई बार माथिव की मौत का अफसोस हुआ, लेकिन अगर मैं कामयाब ना होता तो उसके हाथों मेरा यही अंजाम होता। मजबूरी थी, लेकिन सेक्शन 4 का फिर ख्याल आया। पता नहीं कैसी जगह है, उसके बारे में कुछ और मालूमात हासिल हो जाती तो अच्छा था। मुमकिन है आई दोष की वो ब्रांच भी कोई कैद खाना हो। चुनाचे वहां जाने या उधर का रुख करने का नतीजा यही हो सकता था कि एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में पनाह ले ली जाए। फिर क्या करना चाहिए? कुछ और फैसले करने होंगे। जिंदगी की बाजी लगाकर दूर तक समंदर में निकल जाने की कोशिश ही बेहतर रहेगी। अगर जिंदगी बच गई तो ठीक है, वरना इस कोशिश में मौत को गले लगा लेना बुरा भी ना लगेगा। अपने जहन में मैंने फैसला कर लिया था, लेकिन रिचर्ड को भी इस सूरत हाल से आगाह कर देना जरूरी था। उसके लिए मैंने दूसरा दिन मुंतखब किया, और जब मैं और रिचर्ड अपनी मुतय्यन करदा जगह नारियल के खाली थैले लेकर पहुंच गए तो मैंने एक थैला एक तरफ रखते हुए रिचर्ड से कहा, दरख्त पर चढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ रिचर्ड। रिचर्ड मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगा। मेरे चेहरे की संजीदगी ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था, या शायद वो फिर मेरे दिल का हाल जान गया था। डियर रिचर्ड, हम तीनों इत्तफाकिया तौर पर यकजा हुए थे, और फिर हालात ने हमसे हमारा एक साथी छीन लिया। हमारे तुम्हारे दरमियान कहीं भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी ज़हनी कुर्बत हो गई है हम दोनों में कि हम दूसरे से अलग होने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्त, सारे रिश्ते ताने बाने या मोहब्बतें जिंदगी के साथ ही होते हैं। 12 तुमसे इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुका हूँ और हमेशा अपना साथ देने में तुम्हें साबित कदम पाया है, लेकिन आखिरी बार तुमसे ये कहकर अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ। कहो मिस्टर खान, मुझे कोई एतराज नहीं। देखो रिचर्ड, मैं किसी कीमत पर अब यहाँ कैद नहीं रहना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी एक खास मकसद के लिए वक्फ की थी, अपना बहुत कुछ खोकर उस मकसद के लिए काम की इब्तिदा कर डाली। मैं अगर इस मशक के लिए कुछ करता हूँ और किसी भी लम्हे मौत मुझे गले लगा ले तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, लेकिन इन पागल खानों में मुअत्तल जिंदगी गुजारना मुझे पसंद नहीं है। मैं मरना चाहता हूँ। तो ठीक है, चलो मर जाते हैं, रिचर्ड ने जवाब दिया। मैं जिस कदर मालूमात इस सिलसिले में हासिल कर चुका हूँ उनमें से कोई भी बात तुमसे पोशीदा नहीं है। क्या इन हालात में तुम मेरे साथ अंधाधुंध कदम उठाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लो रिचर्ड, तुम मुझे बुज़दिल क्यों समझते हो खान? मुझे खौफजदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? ये तुम क्यों सोचते हो कि तुम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता? वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम खुद मुझे अपने साथ रखने में कुछ उलझन महसूस कर रहे हो तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। हर शख्स की अपनी अपनी जिंदगी होती है। बाज़ औक़ात इंसान किसी से इंतहाई ज़हनी कुर्बत रखने के बावजूद उसे खुद पर मुसल्लत रखना पसंद नहीं करता। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम अपने तौर पर जो कुछ भी करो कर लो, मैं जो कुछ मुनासिब समझूंगा वो करूंगा। रिचर्ड, बराए करम मेरे इन अल्फाज का बुरा ना मनाओ। यार कैसे ना बुरा मानो? कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ कि हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। गलत हो या सही हो, जो भी तुम करोगे मैं कर सकता हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर मैं इजहार करूं। तो ठीक है, इसके बाद मैं इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैंने अपने तौर पर एक मंसूबा बनाया है और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की कोशिश करूंगा। क्या मंसूबा है? रिचर्ड ने पूछा। मैं आज इसे नारियल के खोखले तनों की कश्ती बनाना शुरू कर दूंगा, एक ऐसी कश्ती जो सिर्फ हमें इस जजीरे से दूर ले जाए। कश्ती? रिचर्ड ने ताज्जुब से मुझे देखते हुए कहा। हाँ, उसका नक्शा यूं समझ लो। मैंने उससे जमीन पर कश्ती का नक्शा बनाकर दिखाया। नारियल के दरख्तों के अलावा यहाँ चौड़े तने वाले बेशुमार दरख्त भी बिखरे हुए थे। ये दरख्त खुदरू थे और यहाँ इनका कोई मसरफ नहीं था। मैंने रिचर्ड से कहा, मैं एक दरख्त मुंतखब करके उसके तने को दरमियान से काट लूंगा और फिर उसमें एक ऐसा खोल बनाऊंगा जिसमें हम बासानी लेट सकें।
उस खोल के ऊपर लकड़ी के 2 ऐसे हुक लगाए जाएंगे जो हमारे जिस्मों को समंदर में गिरने से महफूज रखेंगे और उसके बाद हम उन तनों के जरिए समंदर में उतर जाएंगे। रिचर्ड ने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, मगर इसमें मामूली मेहनत दरकार नहीं होगी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी बड़े और तनावर दरख्त को नहीं काटेंगे, बल्कि तुमने देखा होगा कि यहाँ कुछ कटे हुए दरख्त भी मौजूद हैं। उन्हें बेतरतीबी से काट दिया गया है और उनके तने जमीन में रह गए हैं। अगर हम ऐसे ही किसी दरख्त का इंतखाब कर लें जिसमें से 2 कश्तियां निकल आए तो क्या हर्ज है। इतने चौड़े तने का कोई दरख्त नहीं कि उसकी एक कश्ती बनाई जा सके। अगर हम दरख्तों के तने को बाकायदा तराश कर कश्ती बनाने की कोशिश करें तो इसमें हमें इसलिए कामयाबी नहीं होगी कि हमारे पास औजार नहीं। नारियल काटने की ये छोटी छोटी कुल्हाड़ियां हमारा इतना साथ नहीं दे सकती। बेशुमार चीजें दरकार होती हैं कश्ती बनाने के लिए, लेकिन अगर हम इन तनों को खोखला करके इनके अंदर सिर्फ अपने जिस्मों को छुपाने का बंदोबस्त कर लें तो मेरा ख्याल है ये हमें यहाँ से दूर ले जाने में मावन साबित हो सकते हैं। रिचर्ड ने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी इस तजवीज से इत्तफाक है। वाकई इससे ज्यादा हम इस सिलसिले में और कुछ नहीं कर सकते। ना सही 1 कश्ती 2 कश्तियां सही, हम इन दोनों कश्तियों से फरार होने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसके अलावा एक लंबी कश्ती इन चट्टानों में खतरनाक भी हो सकती है, जबकि 2 छोटी कश्तियां इस जगह से फेरने में मौजूद रहेंगी। और इस सिलसिले में आज ही से काम शुरू कर देना चाहिए। पहले नारियलों के थैले भर लें, उसके बाद इस काम का आगाज कर देंगे। रिचर्ड ने कहा, मैं पूरी जांफशानी से अपने मुंतखब करदा एक दरख्त पर चढ़ गया। आज हमने तेजी से काम किया था और जरा सी देर में नारियलों के थैले भर गए थे। उसके बाद 2 घंटे तक हम अपने मतलूबा तनों की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। बिलाकर हमने एक खुश्क और मजबूत तने का इंतखाब कर ही लिया। फिर 1 घंटे तक हम उस तने पर कुल्हाड़ियां चलाते रहे और उसे काफी हद तक काट लिया, लेकिन इतना नहीं कि वो नीचे गिर पड़े। अब हमें थैले वापस पहुंचाने थे। नए थैले लाने के बाद हमने बड़ी जांफशानी से थैले भर लिए और इतने वक्त में भर लिए कि उसके बाद हमें तकरीबन 2 घंटे मिल जाएं। और इन 2 घंटों में हमने दरख्त इस तने को अपनी जरूरत के मुताबिक अलहदा कर लिया था और फिर उसे झाड़ियों में छुपाने में हमें ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। तीसरी और आखिरी बार जब हम नारियलों के थैले लेकर वापस चले तो दरख्त के तने के ऊपर इतने बड़े टुकड़े हो चुके थे कि उनके दरमियान खलाफ पैदा करके कश्ती बना सके। आज का काम वाकई बड़ी मेहनत और तनदेही से किया गया था। हमारे जिस्म थकन से चूर हो गए थे। बहर तो और आखिरी थैले पहुंचाने के बाद हम आराम करने बैठ गए। कोई खास बात नहीं हुई, मामूलात हमेशा की मानिंद थे। रात को लेटे तो फौरन नींद आ गई, चूंकि जिस्म जरूरत से ज्यादा थक चुके थे। एक पुरसुकून नींद लेने के बाद सुबह को तबीयत बशाश थी, खास तौर से इस तसव्वुर के साथ कि अब हमने फरार के अमल का आगाज कर दिया है।